Hello students, in the last lecture we were talking about elements of group 16. We have discussed their atomic properties and physical properties, and we started the chemical properties. In chemical properties we discussed the oxidation state of elements of group 16, and today in this lecture we are going to discuss first of all abnormal behavior ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसा कि कल हमने देखा था ऑक्सीडेशन स्टेट में इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है वो 4 या 4 से ज्यादा शो करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जो कोवेलेंसी कितनी शो करता है 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसका हमें एनामोलस बिहेवियर देखने को मिला। साथ ही हमने जब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तब उसमें हमने देखा था कि ऑक्सीजन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट 55 केल्विन वेरी लो रहता है और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो बाकी एलिमेंट से काफी कम है। तो ऑक्सीजन जो है वो कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जो बाकी ग्रुप के मेंबर से क्या है काफी डिफरेंट है। तो ये एनामोलस बिहेवियर देखने को मिला हमें ऑक्सीजन का इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट से। इसका कारण क्या है? तो इसके रीजन में हम देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अगर हम कोवेलेंसी वाले पॉइंट की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो अपनी वैलेंसी 2 से ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? तो कल आपको बताया था लेक्चर के अंदर, ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते। डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर पाता। लेकिन बाकी एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, तो वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर लेते हैं। इस वजह से उनकी कोवेलेंसी क्या है 4 या 4 से ज्यादा देखने को मिल रही है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन का। सेकेंड पॉइंट आ जाता है स्मॉल एटॉमिक साइज। ठीक है, इस एलिमेंट की ऑक्सीजन की जो है वो एटॉमिक साइज बाकी सभी एलिमेंट से क्या है, छोटी है। तो स्मॉल एटॉमिक साइज होने के कारण इसकी कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि इन्फ्लुएंस हो जाती हैं इस एटॉमिक साइज से। तो जैसे कि हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये एलिमेंट जो है दिस इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऑक्सीजन जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन। एंड सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से क्या करता है ये दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है तो ज्यादातर पोलर बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम्स के साथ, ये बॉन्ड ज्यादातर कैसे होते हैं? पोलर होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, ये उस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है। स्मॉल एटॉमिक साइज होने के कारण जो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम्स के साथ उनकी बॉन्ड लेंथ कम रहती है। इस वजह से बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है उनको तोड़ने के लिए भी फिर हमें क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं इसकी वजह से हमें ऑक्सीजन का एनामोलस बिहेवियर देखने को मिलता है बाकी एलिमेंट से। चलिए अब हम बाकी की प्रॉपर्टीज जो है वो और डिस्कस करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिस इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, सो दिस इज द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, ग्रुप 16 के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, और इनके जो हाइड्राइड्स बनते हैं उनका जनरल फॉर्मूला रहता है EH2। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। All the elements of group 16 forms hydrides having general formula EH2, where E can be your element oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium। तो सभी एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्राइड्स बनाते हैं, और इनके हाइड्राइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या रहता है? EH2। तो अगर हम ऑक्सीजन की हाइड्राइड का फॉर्मूला देखें तो H2O, सल्फर का हाइड्राइड H2S, सेलेनियम H2Se, tellurium H2Te and polonium is H2PO. These are the hydrides of elements of group 16.
चलिए अब हम इन हाइड्राइड्स की जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है इन हाइड्राइड्स की बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स हाइड्राइड्स बना रहे हैं। इन हाइड्राइड्स की बॉन्ड लेंथ जो है वो किस तरीके से चेंज होगी, तो देखो बच्चों हम ये चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जितना हम ग्रुप के अंदर नीचे मूव करते हैं एटॉमिक साइज जो है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो ये एटम साइज में छोटा होगा, ये एटम साइज में इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा और ये सबसे बड़ा होगा। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे इसका जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ, अब हाइड्रोजन तो क्या है, हाइड्रोजन तो सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर कॉमन हो गया। ठीक है, तो जितने भी हाइड्राइड्स होंगे इन सब का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनने वाला है, तो हाइड्रोजन की साइज तो चेंज होगी नहीं। चेंज साइज किसकी हो रही है, एटम की साइज चेंज हो रही है। तो जैसे जैसे एटम साइज में बड़ा होता जाएगा बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप the bond length of each bond increases। तो each bond की bond length क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारा एटम जो है वो साइज में बड़ा होता जा रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण ऐसा हमें इफेक्ट देखने को मिला बॉन्ड लेंथ में। तो ये फर्स्ट इफेक्ट हमें देखने को मिला हाइड्राइड्स के अंदर। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे तो नीचे के एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स बनेंगे उनकी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। चलो अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी इफेक्ट क्या होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बॉन्ड एंगल का इफेक्ट हम पहले भी देख चुके हैं, ग्रुप 15 के अंदर भी देख चुके हैं। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है, सल्फर इसी तरीके से 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, सेलेनियम भी इसी तरीके से 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे ग्रुप के अंदर तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। अब भाई बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो इससे क्या होगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दूर जाता जाएगा, इसके बीच में गैप जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इनके बीच में गैप जो था वो कम था, लेकिन यहाँ पर इनके बीच में गैप जो है वो बढ़ गया। गैप बढ़ गया तो इनका जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, जो हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और बॉन्ड पेयर रिपल्शन जब डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा कम। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप the shared pair of electron gets separated, hence the bond pair repulsion decreases। और बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीज होगा तो हेंस बॉन्ड एंगल ऑल्सो डिक्रीजेस। तो बॉन्ड एंगल जो है ये भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर आपको बुक्स के अंदर जो है वो डाटा मिल जाएगा बॉन्ड एंगल का। इसमें ये दे रखा है कि वाटर जो है इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना रहता है 104.5 डिग्री। यहाँ पर बॉन्ड एंगल देखोगे 92 डिग्री, यहाँ पर 91 डिग्री, यहाँ पर दे रखा है 90 डिग्री। तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हो बॉन्ड एंगल कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में था, वाटर के अंदर था। तो ये हो गया बॉन्ड एंगल के ऊपर इफेक्ट। अब चलते हैं हम थर्मल स्टेबिलिटी पे। चलो, थर्मल स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की किस चीज पे डिपेंड करती है, उसके बॉन्ड कितने स्टेबल हैं। जितना स्टेबल बॉन्ड उतनी ही थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, और जितना कमजोर बॉन्ड रहेगा उतनी ही थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो कम रहेगी। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप
द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, हैंस द बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस and thermal stability also decreases। ठीक है, तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी एटम्स के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है इसकी बॉन्ड लेंथ जो है, और अगर हम टेलुरियम और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें तो ये बॉन्ड ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा जो बॉन्ड होता है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, कम। तो यहाँ पर आप ये रिलेशन लिख सकते हो, thermal stability is inversely proportional to bond length। bond length बढ़ाओगे thermal stability कम हो जाएगी, bond length कम करोगे thermal stability ज्यादा रहेगी। तो जैसे जैसे बॉन्ड बड़ा होता जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि बॉन्ड जो है वो बड़े होने के साथ साथ कमजोर हो जाते हैं, उनको तोड़ना आसान हो जाता है, इस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती हुई दिख रही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। नेक्स्ट फैक्टर यहां पर आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चों, इस ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनमें से पहला हाइड्राइड क्या है, वाटर। और वाटर जो है वो आपको पता है लाइफ के लिए जो है वो एसेंशियल है। तो वाटर के जब हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हमने केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर कर लिया, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब वाटर फ्रीज होता है तो ये आइस केज स्ट्रक्चर बना लेता है कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये जो आइस केज स्ट्रक्चर बन रहा है, इस आइस केज स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। तो इस आइस केज स्ट्रक्चर को अगर मेल्ट करना है तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कमजोर करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता तो नहीं है, लेकिन वाटर जो है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे ग्रुप में नीचे चलते जाओगे बाकी एलिमेंट्स जो है वो ऑक्सीजन के जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो वाटर के अंदर तो जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही थी, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, एक्सेप्शनली हाई है। दे हैव एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक्सेप्शनली हाई है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जब तक पानी गैसियस स्टेट में नहीं जाएगा, चाहे सॉलिड स्टेट में हो चाहे लिक्विड स्टेट में हो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर बनाएगा। ठीक है, तो जब तक पानी को गैसियस स्टेट में नहीं भेजोगे तब तक ये बॉन्ड खत्म नहीं होगा। गैसियस स्टेट में ये बॉन्ड खत्म हो जाता है, मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन लिक्विड और सॉलिड स्टेट में क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, इनके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, बल्कि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, H2S का मॉलिक्यूल है, ये एक डाइपोल मूवमेंट कैरी करता है, और ये डाइपोल मूवमेंट जो है इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर। और पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, डाइपोल होता है। तो ये जब अपने बगल वाले मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करेगा तो ये कैसे इंटरेक्शन करेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हाई वाटर को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर क्या होती है, पोलैरिटी होती है, इनके अंदर एक डाइपोल मूवमेंट होता है, और इसी डाइपोल मूवमेंट की वजह से क्या होता है, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इसी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या रहता है, वीक रहता है। तो भाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा किसका रहने वाला है, वाटर का। तो जब आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन देखते हो तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का वर्सेस मॉलिक्यूलर मास ये ग्राफ बनाऊं तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमें वाटर का देखने को मिलता है, फिर सडनली बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप करता है H2S, फिर आता है H2SE और फिर आता है H2TE। तो इन तीनों में से किसी भी मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज़्यादा नहीं है।
तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हमें किसका देखने को मिल रहा है, वाटर का, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया, पानी जो है इसका मॉलिक्यूलर मास कम होने के बाद भी इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा है, इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको ऑर्डर दे देगा, ये बताइए कि विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। तो ऑर्डर में आपको ये दे देगा, H2S का कम है H2SC से, ये H2TE से, और ये है H2O से कम। दूसरा ऑर्डर दे देगा H2S, H2SE, H2O, H2TE, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तीसरा ऑर्डर दे देगा H2S, H2SE, H2TE एंड H2PO, H2O। H2PO का हमारे पास डाटा नहीं होता, इस वजह से इस ग्राफ के अंदर भी जो है वो ये ड्रॉ नहीं किया हमने, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाता, इसी वजह से उसका डाटा अवेलेबल नहीं है। तीसरा जो है वो ऑर्डर दे देगा H2S इज ग्रेटर देन H2O इज ग्रेटर देन H2SE इज ग्रेटर देन H2TE। तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर कौन सा आएगा, करेक्ट ऑर्डर आएगा ये, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट है, ठीक है, और बाकी सभी एलिमेंट्स जो हैं इनके हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लेस देन वाटर रहेगा, लेकिन इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास के ट्रेंड में रहेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का भी यही ऑर्डर रहता है सेम, और बॉइलिंग पॉइंट का भी यही ऑर्डर रहता है। जब हम मेल्ट करने की बात करते हैं तो हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन देखते हैं, और जब हम बॉयल करने की बात करते हैं तो हम लिक्विड से गैसीय स्टेट में कन्वर्जन देखते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं वर्सेस मॉलिक्यूलर मास, तो क्या आ जाएगा, तो ग्राफ ऐसा ही आएगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटर का, फिर H2S, इसके बाद में H2SE, ठीक है, और H2TE। तो इनमें से किसी भी एलिमेंट का जो हाइड्राइड है उसका मॉलिक्यूलर मास वाटर से कम नहीं है, लेकिन फिर भी इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों में एक्सेप्शन आ गया, और दोनों के अंदर कारण एक ही है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बाकी हाइड्राइड्स जो हैं उनके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहता है। तो ये हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की बात। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स का एसिडिक कैरेक्टर जो है ये और देख लेते हैं हम। एसिडिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन, जो जितना जल्दी H+ आयन रिलीज कर देगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो देखो बच्चों, जब हम इस ग्रुप के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स की बॉन्ड एनर्जी देखते हैं तो सबसे बड़ा बॉन्ड जो होता है वो इजीली ब्रेक हो सकता है, और इजीली ब्रेक हो सकता है इसका मतलब वहां से H+ आयन के निकलने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा है। तो इसी वजह से एज वी मूव डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आखिरी एलिमेंट मेटल था, लेकिन वो कैसा मेटल था, रेडियो एक्टिव मेटल था, तो उसके कंपाउंड्स वैसे ही अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से हम उसको तो कंपेयर ही नहीं कर रहे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनकी स्टार्टिंग के 2 नॉन मेटल्स हैं, नीचे के 2 मेटलॉइड्स हैं। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे बॉन्ड साइज में बड़ा होता जाएगा, बॉन्ड साइज में बढ़ रहा है तो टूटना आसान हो जाएगा, टूटना आसान हो जाएगा तो H+ का रिलीज इजी हो जाएगा, H+ का रिलीज इजी हो जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर रीजन में हम क्या लिखते हैं, रीजन में हम यही बात लिखेंगे, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे ग्रुप के अंदर हम नीचे जाते हैं, द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, hence the tendency to release H+ ion also increase, so acidic character increase। तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे हम उस तरीके से
एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता जाएगा। ये हो गई एसिडिक कैरेक्टर की बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक बार रिड्यूसिंग कैरेक्टर की। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर तो बच्चों जैसे जैसे ग्रुप में आप नीचे की तरफ जाते हो, ये जो हाइड्राइड्स हैं इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। वाटर को छोड़ दो, वाटर को छोड़ के बाकी जो हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, इसके अलावा हाइड्राइड्स की बात हो रही है, तो इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। वाटर में कैसा बिहेवियर शो करता है? ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो ये दोनों काम कर सकता है, ये किसी चीज को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, किसी चीज को रिड्यूस भी कर सकता है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स जो हैं उनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो नीचे की तरफ जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 16। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड, 2 तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, हैविंग जनरल फॉर्मूला EO2 एंड EO3। यहां पर E क्या है? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ठीक है। तो हम जितने भी ऑक्साइड्स जो हैं और हाइड्राइड्स पढ़ रहे हैं, इन सब के अंदर हम ऑक्साइड की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर हमने सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स को यहां पर हमने रिप्रेजेंट किया है इस फॉर्मूले से। तो सल्फर के 2 ऑक्साइड्स बनेंगे, एक तो हो जाएगा SO2 और एक हो जाएगा SO3। इसी तरीके से सेलेनियम भी 2 ऑक्साइड बनाएगा, SeO2 एंड SeO3। टेलुरियम जो है ये भी 2 ऑक्साइड बनाएगा, TeO2 एंड TeO3, ठीक है। और लास्ट में पोलोनियम जो है ये सिर्फ एक ऑक्साइड बनाएगा, POO2। क्यों? क्योंकि पोलोनियम जो है उसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। पोलोनियम जो है वो सिर्फ एक ही तरह का ऑक्साइड बनाता है, पोलोनियम ऑक्साइड POO2। अब देखो बच्चों, ये जो ऑक्साइड्स हैं, इन ऑक्साइड्स की जब हम बात करते हैं तो इन ऑक्साइड्स की अगर एसिडिक कैरेक्टर की बात की जाए, ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर जो है अगर उसको स्टडी किया जाए तो कौन सा ऑक्साइड जो है वो ज्यादा एसिडिक रहेगा? तो देखो हमने ये पिछले ग्रुप के अंदर भी पढ़ा था, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो कहने का मतलब क्या है? SO2 और SO3 इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो सल्फर की ऑक्सीडेशन देखो, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +6 है। जैसे जैसे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, मतलब SO3 विल बी मोर एसिडिक देन SO2। हालांकि एसिडिक ये दोनों ही होते हैं, लेकिन दोनों में से ज्यादा एसिडिक ये होता है एज कंपेयर टू दिस। दोनों एसिडिक क्यों हैं? दोनों के दोनों एसिडिक इसलिए हैं क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल ऑक्साइड हैं, ठीक है। सल्फर क्या है? नॉन मेटल। तो
तो भाई दोनों ही क्या रहेंगे, एसिडिक रहेंगे। लेकिन दोनों में से भी अगर एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर किया जाए तो ये ज्यादा एसिडिक होगा इसके मुकाबले। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है। तो ये पहला पॉइंट आ जाता है कि भाई एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द एलिमेंट्स फॉर्मिंग ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर एसिडिक। All the oxides are acidic in nature। ठीक है, तो ये हो जाती है एसिडिक प्रॉपर्टी की बात। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, इस ग्रुप के ऑक्साइड्स को अगर आप स्टडी करते हो तो दो ऐसे मॉलिक्यूल्स है, एक तो ओजोन और एक ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये दोनों हमें गैसियस स्टेट में मिलते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी और ऑक्साइड्स हैं, चाहे वो डायटॉमिक हो, डाइऑक्साइड हो, चाहे वो ट्राइऑक्साइड हो, दे ऑल आर सॉलिड इन स्टेट। ठीक है, तो सिर्फ दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं अगर ऑक्साइड्स की बात की जाए, एलिमेंट ग्रुप 16 के ऑक्साइड्स की, तो ये दो ऑक्साइड हमें गैसियस स्टेट में देखने को मिलते हैं। बाकी सभी ऑक्साइड्स जो है वो हमें सॉलिड स्टेट के अंदर देखने को मिलते हैं ग्रुप 16 के। ये हो गई ऑक्साइड्स की बात। अब हम बात करते हैं हैलाइड्स की। हैलाइड्स की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स जो हैं ये तीन तरह के हैलाइड्स की फॉर्मेशन शो करते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 forms 3 types of halides having general formula EX2, EX4 and EX6। यहां पर जो एलिमेंट E है हमारा, इट कैन बी सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ एक हैलाइड के साथ, फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है, बाकी और किसी के साथ नहीं बनाता। तो इस फॉर्मूले के अंदर X जो है वो क्या हो सकता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, सो दीज आर दी general formula of the halides formed by elements of group 16, and these are the elements that can form their halides with the halogens। अब इन कंपाउंड्स की अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जो फ्लोराइड्स हैं, दे आर मोर स्टेबल आउट ऑफ ऑल दीज हैलाइड्स पॉसिबल ऑफ ग्रुप 16। तो यहां पर ये स्टेटमेंट लिख लो, of all the halides fluorides are most stable compounds। और सबसे ज्यादा स्टेबल जो हेक्सा हैलाइड हमें देखने को मिलता है, तो देखो सल्फर जो है वो यहाँ पर SF6, SeF6, TeF6, ठीक है, POF4। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो हमें ये देखने को मिलता है। क्यों है ज्यादा स्टेबल? इसके बॉन्ड जो है वो साइज में क्या है, छोटे हैं। तो सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड इट इज स्मॉलर इन साइज, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है सभी हेक्सा हैलाइड्स में से। तो ये हो गई इन मॉलिक्यूल्स के हैलाइड्स की बात। अब हम बात करते हैं इन तीनों कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो मैं एक बार स्ट्रक्चर जो है उनको और कंपेयर कर लेता हूं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स में हमने क्या देखा था कि जनरल फॉर्मूला रहता है EH2। तो यहाँ पर सारे के सारे कंपाउंड्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो क्या बनता है, तो इस तरीके से हमारे पास एक सेंट्रल एटम रहेगा, इसके पास दो लोन पेयर आएंगे और ये दो बॉन्ड बनाएंगे।
दो ही हाइड्रोजन है ना, तो 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन लोकेशन 4 है, इसका मतलब 2 जगह पर क्या रहेंगे, लोन पेयर। अब ये शेप कैसी है, दिस इज बेंट शेप। तो इस ग्रुप के सभी हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, बेंट शेप बनाते हैं, 2 पोजीशन पे लोन पेयर होता है, 2 पोजीशन पे बॉन्ड पेयर होता है। फिर हमने बात की थी इनके ऑक्साइड्स की। इनके ऑक्साइड्स की अगर बात की जाए तो 2 तरह के ऑक्साइड्स ये बना रहे थे, EO2 एंड EO3। अगर आप EO2 इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2। इसी तरीके से EO3 की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या रहेगी, sp2। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, जैसे मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर के पास एक आ जाता है लोन पेयर, और इस लोन पेयर की वजह से ये शेप कैसी बनती है, बेंट शेप। लेकिन यहाँ पर शेप कैसी होती है, यहाँ पर शेप होती है इस तरीके से। तो ये ट्रायंगुलर प्लानर शेप बनाते हैं इस ट्राई ऑक्साइड के अंदर। तो शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते, खाली जो है वो बॉन्ड्स को देखते हैं। यहाँ पर 2 ही बॉन्ड हैं, इस वजह से इसको बेंट शेप बोला गया। फिर हमने बात की हैलाइड्स की। हैलाइड्स जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 तरह के कंपाउंड्स बना रहे हैं, EX2, EX4 एंड लास्ट इज EX6। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हैलाइड्स जो हैं उसमें क्या कर रहे हैं, हमें 3 तरह के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, EX2, EX4 एंड EX6। EX2 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो भाई 2 पोजीशन पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। 2 पोजीशन पे लोन पेयर अगर आ जाएगा तो स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बन जाएगा हमारे पास, S। तो फिर से वही बेंट शेप। EX4 की अगर हम बात करते हैं तो जैसे SF4 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, 4 फ्लोरीन और 2 पोजीशन पे क्या आ जाता है, लोन पेयर अबव एंड बिलो द प्लेन। तो ये शेप कैसी बन गई, दिस इज स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। तो SF4 जो होता है इसके अंदर स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री देखने को मिलती है। लास्ट में हम देखते हैं SF6 जो होता है इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लोरीन के एटम इस तरीके से, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये क्या हो जाएगी, दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो EX6 में हमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलती है, EX4 के अंदर हमें स्क्वायर प्लानर देखने को मिलता है, और EX2 में हमें बेंट शेप देखने को मिलती है मॉलिक्यूल्स की। तो ये हो जाती है शेप की बात। तो मॉलिक्यूल्स की शेप आप हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना जानते हो, जो हमने 11th क्लास में सीखा था, तो इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो यहाँ पर कि मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी और उसकी शेप कैसी दिखाई देगी और उसकी ज्योमेट्री कैसी बनेगी। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 16 की कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम आ जाते हैं डिस्कस करने के लिए ऑक्सीजन के बारे में, O2 गैस। O2 गैस के बारे में डिस्कस करेंगे अब हम आगे के लेक्चर के अंदर। देखो बच्चों, ऑक्सीजन गैस जो है ये हमें पता है कि ये सबसे ज्यादा अबंडेंट जो है वो हमें कहां पर मिलती है, ये हमें मिलती है नेचर में। 21% ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाई करती है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, ये एसेंशियल है फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो कई बार हमें ऐसी सिचुएशन में हम आ जाते हैं जहां पर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे देखा होगा आपने, ऑपरेशन थिएटर के अंदर है या फिर कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है, किसी पेशेंट के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कराना पड़ता है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो देनी पड़ती है। तो ऑक्सीजन सप्लाई अगर करनी है तो भाई ऑक्सीजन तुम्हारे पास होनी चाहिए ना, प्रिपेयर्ड फॉर्म में ऑक्सीजन अवेलेबल होनी चाहिए, जो ऐसे केसेस में आप जो है वो सप्लाई कर सको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन गैस के प्रिपरेशन की। तो यहाँ पर हम 2 तरीके पढ़ेंगे। एक तो होता है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी में अगर हमें बनानी पड़े ऑक्सीजन तो लेबोरेटरी के अंदर क्या होती है, लेस अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। हमने कोई फैक्ट्री जो है वो नहीं लगा रखी, लेबोरेटरी के अंदर हम सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट यूज करने के लिए जितना भी चाहिए होता है उतना बनाते हैं।
तो रिक्वायरमेंट हमारी लेस अमाउंट में रहती है लेबोरेटरी। तो सबसे पहला मेथड ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते थे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी वही एग्जांपल आ जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरेट सॉल्ट्स। तो एग्जांपल लेता हूँ KClO3, इसको आप थर्मली डिकम्पोज कीजिए तो ये क्या बनाएगा 2KCl + 3O2 गैस, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर देगा क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है क्लोरेट सॉल्ट्स का। So this is the first method of preparation of oxygen gas in laboratory by decomposition of chlorate salt. चलिए अब चलते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड जो है ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। चैप्टर पढ़ा था हमने हाइड्रोजन वाला, और हाइड्रोजन वाले चैप्टर में हमने एक कंपाउंड पढ़ा था हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो सेकंड मेथड हमारा जो है वो इसी से रिलेटेड है। ये जो कंपाउंड होता है ये काफी अनस्टेबल होता है, और इसको अगर आप किसी ओपन कंटेनर में रख देते हो तो ये इस तरीके से डिकम्पोज होने लग जाता है अपने आप ही, और टूट के क्या बनाता है, दो चीजें बनाता है, एक तो बनाता है वाटर और दूसरी बनाता है ऑक्सीजन गैस। तो H2O2 जो कि एक लिक्विड है वो अपने आप डिकम्पोज हो रहा है और ये कंपाउंड्स बना रहा है। यहाँ पर क्या बन गई, ऑक्सीजन गैस। ये रिएक्शन जो है वो स्लो रहती है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसको हम फास्ट कर सकते हैं, फास्ट बाय यूजिंग Ki एज कैटलिस्ट। पोटेशियम आयोडाइड जो है उसको एज ए कैटलिस्ट डाल दो इस लिक्विड के अंदर, तो ये इस रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर आपको स्लो स्पीड से ऑक्सीजन चाहिए तो H2O2 को रखो किसी कंटेनर के अंदर डाल के, और उसमें से धीरे धीरे जो ऑक्सीजन गैस बन रही है उसको क्या करते रहो, एक्सट्रैक्ट करते रहो, तो यहाँ पर बन जाएगी ऑक्सीजन गैस। तीसरा मेथड आ जाता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते, तो वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर ऑक्साइड, इसको आप हीट कर दीजिए तो ये क्या बना लेता है, ऑक्सीजन गैस। थर्मली अनस्टेबल है मॉलिक्यूल, थोड़ा सा भी गर्म करने पर क्या हो जाता है, यहाँ पर डिसोसिएशन देखने को मिलता है, ऑक्सीजन अलग और सिल्वर अलग। एक छोटी सी गड़बड़, यहाँ पर Ag2O आएगा, 4Ag + O2। ऐसे ही मरकरी ऑक्साइड HgO, डेल्टा हीट करो, 2Hg + O2 गैस इज रिलीज्ड। तो मैं इस एग्जाम्पल को ऊपर लिख देता हूं, अगर देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। मरकरी ऑक्साइड जो है वो इसी तरीके से डिकम्पोज हो जाता है और क्या बना देता है, ऑक्सीजन गैस हीट करने पर। तो ये हो गए हमारे पास दो एग्जाम्पल हैवी मेटल्स के। और कौन से मेटल्स है ये, सिल्वर और मरकरी, लेस रिएक्टिव मेटल। तो हैवी मेटल का मतलब है लेस रिएक्टिव मेटल। तो इनके जो ऑक्साइड सॉल्ट्स होते हैं दे आर थर्मली नॉट वेरी स्टेबल, हेंस दे इजीली डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस। तो ये हो गए लेबोरेटरी मेथड्स। अब हम आ जाते हैं कमर्शियल मेथड पे, या फिर कह लो इंडस्ट्रियल मेथड पे। लार्ज स्केल में अगर ऑक्सीजन गैस बनानी पड़ जाए तो किस तरीके से बनाएंगे, तो यहां पर देखो दो मेथड्स हैं। पहला तो है ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में 21% प्रेजेंट है, तो आप एयर को लिक्विफाई कर लो और लिक्विफाई करने के बाद ऑक्सीजन गैस को सेपरेट कर लो तो उससे आ जाएगा। तो यहां पर आ जाता है पहला मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, ठीक है। तो एयर इज लिक्विफाइड and CO2 and water vapors
present are separated. After that, this liquid air is passed through fractional distillation column, where the gases are separated. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कौन सी गैस सेपरेट करनी है हमें, O2 गैस इज सेपरेटेड, ऑक्सीजन गैस सेपरेट हो जाती है बाकी गैसेस से फ्रॉम अदर गैसेस। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल मेथड। आपको अगर ऑक्सीजन गैस जो है वो कमर्शियली लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करनी है तो क्या करना पड़ेगा, एयर को लिक्विफाई करना है और लिक्विफाई करने के बाद उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर के अंदर से सेपरेट कर लेना है। तो ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या आता है, दूसरा मेथड आता है इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो तो उससे भी जो है वो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या होगा, वाटर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स जो है वो आप लगाइए, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स इनर्ट होनी चाहिए, तो आप ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो या प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो। पानी के अंदर जो है वो थोड़ा सा क्या करना है, एसिड डालना है, एसिडुलेटेड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं हम, क्योंकि प्योर वाटर जो है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिडुलेटेड वाटर जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। करंट पास कराओगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड तुम्हारे पास कैथोड होगी, दूसरी इलेक्ट्रोड तुम्हारे पास एनोड होगी। कैथोड पे रिडक्शन होता है तो H2 गैस बनेगी, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो H2O का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बनती है, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। तो ये रिएक्शन जो है वो मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में समझा चुका हूँ किस तरीके से ये दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन गैस जो है वो हमें प्रोड्यूस होती हुई दिख रही है, तो ये इंडस्ट्रियल मेथड में आ जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। सो ये हो गए हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। बाकी का जो आगे का कंटेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।